लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 5वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पाठक अभी भूले न होंगे कि कुंवर इंद्रजीत सिंह कहाँ हैं। हम ऊपर लिख आए हैं कि उस मकान में जो तालाब के अंदर बना हुआ था, कुंवर इंद्रजीत सिंह दो औरतों को देखकर ताज्जुब में आ गए। कुमार उन औरतों का नाम नहीं जानते थे, मगर पहचानते जरूर थे, क्योंकि उन्हें राजगृह में माधवी के यहां देख चुके थे और जानते थे कि ये दोनों माधवी की लौंडियां हैं। परंतु ये जानने के लिए कुमार व्याकुल हो रहे थे कि ये दोनों यहां क्यों कर आईं। क्या इस औरत से जो इस मकान की मालिक है और उस माधवी से कोई संबंध है? इसी समय उन दोनों औरतों के पीछे पीछे वो औरत भी आ पहुंची जिसने इंद्रजीत सिंह के ऊपर एहसान किया था और जो उस मकान की मालिक थी। अभी तक इस औरत का नाम मालूम नहीं हुआ, मगर आगे इससे काम बहुत पड़ेगा। इसलिए जब तक इसका असल नाम मालूम न हो, कोई बनावटी नाम रख दिया जाए तो उत्तम होगा। मेरी समझ में तो कमलनी नाम कुछ बुरा न होगा। जिस समय कुंवर इंद्रजीत सिंह की निगाह उन दोनों औरतों पर पड़ी, वे हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी। उसी समय दौड़ती हुई कमलनी भी आई और दूर ही से बोली, कुमार, इन दोनों हरामखोरियों का कोई मुलाहिजा न कीजिएगा और न किसी तरह की जुबान ही दीजिएगा। अपनी जान बचाने के लिए ही दोनों आपके पास आई हैं। इंद्रजीत, क्या मामला है? ये दोनों कौन हैं? कमलनी, ये दोनों माधवी की लौंडियां हैं और आपकी जान लेने आई थी। मेरे आदमियों के हाथ गिरफ्तार हो गईं। इंद्रजीत, तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? मैंने तो इस मकान में सिवाय तुम्हारे किसी को भी नहीं देखा। कमलनी, बाहर निकल के देखिए, मेरे सिपाही मौजूद हैं जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया। इंद्रजीत, अगर ये गिरफ्तार होकर आई हैं तो इनके हाथ पैर खुले क्यों हैं? कमलनी, इसके लिए कोई हर्ज नहीं, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती जब तक कि मैं जागती हूं या अपने होश में हूं। इंद्रजीत, उन दोनों की तरफ देखकर, तुम क्या कहती हो? एक, कमलनी की तरफ इशारा करके, ये जो कुछ कहती हैं ठीक है, परंतु आप वीर पुरुष हैं। आशा है कि हम लोगों का अपराध क्षमा करेंगे। कुंवर इंद्रजीत सिंह इन बातों को सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें उन दोनों औरतों की और कमलनी की बातों का विश्वास न हुआ, बल्कि यकीन हो गया कि ये लोग किसी तरह का धोखा दिया चाहती हैं। आधी घड़ी तक सोचने के बाद कुमार बंगले के बाहर निकले तो देखा क्या कि तालाब के बाहर लगभग 20 सिपाही खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और घड़ी घड़ी इसी तरफ देख रहे हैं। कुमार वहां से लौट आए और कमलिनी की तरफ देखकर बोले, खैर, जो तुम्हारे जी में आए करो, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कमलिनी, करना क्या है? इन दोनों का सिर काटा जाएगा। इंद्रजीत, खुशी तुम्हारी, मैं जरा इस तालाब के बाहर जाना चाहता हूं। कमलिनी, क्यों? इंद्रजीत, ये समय मजेदार है, जरा मैदान की हवा खाऊंगा और उस घोड़े की भी खबर लूंगा जिस पर सवार होकर आया था। कमलनी, इस मकान की छत पर चढ़ने से अच्छी और साफ हवा आपको मिल सकती है, घोड़े के लिए चिंता न करें, या फिर ऐसा ही है तो सवेरे जाइएगा। न मालूम क्या सोचकर इंद्रजीत सिंह चुप हो रहे। कमलनी ने उन दोनों औरतों का हाथ पकड़ा और धमकाती हुई न जाने कहां ले गई। इसका हाल कुमार को न मालूम हुआ और न उन्होंने जानने का उद्योग ही किया। यद्यपि इस औरत अर्थात कमलिनी ने कुमार की जान बचाई थी, तथापि उन्हें विश्वास हो गया कि कमलिनी ने दोस्ती की राह पर यह काम नहीं किया, बल्कि किसी मतलब से किया है। उस मकान में गुलदस्ते के नीचे से जो चिट्ठी कुमार ने पाई थी, उसके पढ़ने से कुमार होशियार हो गए थे तथा समझ गए थे कि ये मुझे मकर में लाया चाहती है और किशोरी के साथ भी किसी तरह की बुराई किया चाहती है। इसमें कोई शक नहीं कि कुमार इसे चाहने लगे थे और जान बचाने का बदला चुकाने की फिक्र में थे। मगर उस चिट्ठी के पढ़ते ही उनका रंग बदल गया और वे किसी दूसरी ही धुन में लग गए। कुमार चाहते तो शायद यहां से निकल भागते, क्योंकि उस औरत की तरफ से होशियार हो चुके थे, मगर इस काम में उन्होंने ये समझकर जल्दी न की कि इस औरत का कुछ हाल मालूम करना चाहिए और जानना चाहिए कि ये कौन है। पर कमलिनी को कुमार के दिल की क्या खबर थी?
उसने तो सोच रखा था कि मैंने कुमार पर एहसान किया है और वे किसी तरह भी मुझसे बदगुमान न होंगे। कुमार के पास इस समय सिवाय कपड़ों की कोई चीज ऐसी न थी जिससे वे अपनी हिफाजत करते या समय पड़ने पर मतलब निकाल सकते। कुछ दिन बाकी था जब कुमार उस मकान की छत पर चढ़ गए और चारों तरफ के पहाड़ जंगल तथा मैदान की बहार देखने लगे। कुमार को ये जगह बहुत ही पसंद आई और उन्होंने दिल में कहा कि यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो सब बखेड़ों से छुट्टी पाकर किशोरी के साथ कुछ दिनों तक इस मकान में जरूर रहेंगे। थोड़ी देर तक प्रकृति की शोभा देखकर दिल बहलाते रहे। जब सूर्य अस्त हो गया तो कमलिनी भी वहां पहुंची और कुमार के पास खड़ी होकर बातचीत करने लगी। कमलिनी, यहां से अच्छी बहार दिखाई देती है। कुमार, ठीक है, मगर ये छटा मेरे दिल को किसी तरह नहीं बहला सकती। कमलिनी, सो क्यों? कुमार, तरह तरह की फिक्रों और तरद्दुदों ने मुझे दुखी कर रखा है, बल्कि यहां आने और तुम्हारे मिलने से तरद्दुद और भी ज्यादा हो गया। कमलिनी, यहां आकर कौन सी फिक्र बढ़ गई? कुमार, ये तो तब कह सकता हूं जब कुछ तुम्हारा हाल मुझे मालूम हो। अभी तो मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाली हो और इस मकान में आके रहने का सबब क्या है। कमलिनी, कुमार, मुझे आपसे बहुत कुछ बातें कहनी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे बारे में आप तरह तरह की बातें सोचते होंगे। कभी मुझे खैर ख्वाह तो कभी बदख्वाह समझते होंगे, बल्कि बदख्वाह समझने का मौका ही ज्यादा मिलता होगा। अक्सर उन लोगों ने जो मुझे जानते हैं मुझे शैतान और खूनी समझ रखा है और इसमें उनका कोई कसूर भी नहीं। मैं उन लोगों का जिक्र इस समय केवल इसीलिए करती हूं कि शायद उन लोगों ने जो केवल दो तीन अय्यार मात्र हैं कुछ चर्चा आपसे की हो। कुमार, नहीं, मैंने किसी से तुम्हारा जिक्र नहीं सुना। कमलनी, खैर ऐसा मौका न पड़ा होगा, पर मेरा मतलब यह है कि जब तक मैं अपने मुंह से कुछ न कहूंगी मेरे बारे में कोई भी अपनी राय ठीक नहीं कर सकता। और इतने ही में सीढ़ी पर किसी के पैर की धमधमाहट मालूम हुई, जिसे सुनकर दोनों चौंके और उस तरफ देखने लगे। कुमार, इस मकान में तो केवल तुम ही रहती हो। कमलिनी, नहीं, और भी कई आदमी रहते हैं, मगर वे लोग उस समय नहीं थे जब आप आए थे। तीन लौंडियां आती हुई दिखाई पड़ी। एक के हाथ में छोटा सा गलीचा था, दूसरी के हाथ में क्षमादान और तीसरी पानदान लिए हुए थी। गलीचा बिछा दिया गया, क्षमादान और पानदान रखकर लौंडियां हाथ जोड़े सामने खड़ी हो गईं। कमलिनी के कहने से कुमार गलीचे पर बैठ गए और कमलिनी भी पास बैठ गई। इस समय इन तीनों लौंडियों का वहां पहुंचकर बातचीत में बाधा डालना कुमार को बहुत बुरा मालूम हुआ, क्योंकि वे बड़े ही गौर से कमलिनी की बातें सुन रहे थे और इस बीच में उनके दिल की अजीब हालत थी। कुमार ने कमलिनी की तरफ देख के कहा, हाँ, तुम अपनी बातों का सिलसिला मत तोड़ो। कमलिनी लौंडियों की तरफ देखकर, अच्छा, तुम लोग जाओ, बहुत जल्दी खाने का बंदोबस्त करो। कुमार, अभी खाने के लिए जल्दी ना करो। कमलिनी, खैर ये लोग अपना काम पूरा कर रखें, आप जब चाहें भोजन करें। कुमार, अच्छा, हाँ, तब। कमलिनी डिब्बे से पान निकालकर, लीजिए, पान खाइए। कुमार ने पान हाथ में रख लिया और पूछा, हाँ, तब। कमलिनी, पान खाइए, आप डरिए मत, इसमें बेहोशी की दवा नहीं मिली है। हाँ, अगर आप ऐसा ख्याल करें भी तो कोई बेमौका नहीं। कुमार हंसकर, इसमें कोई शक नहीं कि इतनी खैर ख्वाही करने पर भी मैं तुम्हारी तरफ से बदगुमान हूं, मगर तुम्हारी बातें अजब ढंग पर चल रही हैं। पान खाकर, अब जो हो, जब तुमने मेरी जान बचाई है तो कब हो सकता है कि तुम अपने हाथ से मुझे जहर दो। कमलिनी हंसकर, कुमार, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आप मुझ पर शक करें। माधवी की दोनों लौंडियों का मामला भी जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ आप देख चुके हैं। मुझ पर शक करने का मौका आपको देगा, मगर नहीं, आप पूरा विश्वास रखिए कि मैं आपके साथ कभी बुराई न करूंगी। कई आदमी मेरी शिकायत आपसे करेंगे, आप ही के कई अय्यार असल हाल न जानने के कारण मेरे दुश्मन हो जाएंगे।
मगर सिवाय कसम खाकर कहने के और किस तरह आपको विश्वास दिलाऊं कि मैं आपकी खैर ख्वाह हूं। आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं आपके साथ इतनी खैर ख्वाह क्यों हो रही हूं। दुनिया का कायदा है कि बिना मतलब कोई किसी का काम नहीं करता, और मैं भी दुनिया के बाहर नहीं हूं। अस्तु, मैं भी आपसे बहुत कुछ उम्मीद करती हूं, मगर उसे जुबान से नहीं कह सकती। अभी आपको मुझसे वर्षों तक काम पड़ेगा। जब आप हर तरह से निश्चिंत हो जाएंगे, आपकी किशोरी, जो इस समय रोहतास गढ़ में कैद है, आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और भी भारी काम आपके हाथ से हो लेगा। तब कहीं मेरी मुराद पूरी होगी। अर्थात उस समय मुझे जो कुछ आपसे मांगना होगा, मांगूंगी। आप मेरी बात याद रखिएगा कि आप ही के अय्यार मेरे दुश्मन होंगे, और अंत में झक मार के मुझ ही से दोस्ती के तौर पर सलाह लेनी पड़ेगी। आप ये भी न समझिए कि मैं आज ही कल से आपकी तरफदार बनी हूं। नहीं, बल्कि मैं महीनों से आपका काम कर रही हूं, और इस सबब से सैकड़ों आदमी मेरे दुश्मन हो रहे हैं। दुश्मनों ही के डर से मैं इस तालाब में छिपकर बैठी रहती हूं, क्योंकि जिन्हें इसका भेद मालूम नहीं है, वे इस मकान के अंदर पैर नहीं रख सकते। आप मुझे अकेली समझते होंगे, मगर मैं अकेली नहीं हूं। लौंडी, सिपाही और अय्यार मिलाकर इस गई गुजरी हालत में भी 50 आदमी मेरी ताबेदारी कर रहे हैं। कुमार, वे लोग कहाँ हैं? कमलनी, उनमें से कई आदमियों को तो आप इसी जगह बैठे देखेंगे। बाकी सभी को मैंने काम पर भेजा है। जब मैं आपकी खैर ख्वाह हूं, तो किशोरी की मदद भी जरूर ही करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी एक अय्यारा रोहतासगढ़ किले के अंदर भी घुसकर बैठी है, और किशोरी के हालचाल की खबर दिया करती है। अभी कल ही उसने एक चिट्ठी भेजी थी। कमर से चिट्ठी निकालकर और कुमार के हाथ में देकर, लीजिए ये चिट्ठी है, पहले आप इसे पढ़ लीजिए, फिर और कुछ कहूंगी। कुमार हाथ में चिट्ठी लेकर गौर से पढ़ने लगे। ये वही चिट्ठी थी जिस पर पहले एक कुमार की निगाह पड़ चुकी थी, और जिसे एक गुलदस्ते के नीचे से निकालकर कुमार पढ़ चुके थे। कुमार ने चोरी से उस चिट्ठी को पढ़ने का हाल कमलिनी से कहना मुनासिब न समझा, और उसे इस तौर पर पढ़ गए जैसे पहली दफे वो चिट्ठी उनके हाथ में पड़ी हो। परंतु इस समय इस तरह कमलिनी के हाथ से इस चिट्ठी को पाकर कुमार का ख्याल बिल्कुल बदल गया, और कमलिनी उनकी दुश्मन नहीं है, इस बात को वे अच्छी तरह समझ गए। मगर साथ ही साथ उनके दिल में एक दूसरी ही तरह की उत्कंठा बढ़ गई, और वे ये जानने के लिए व्याकुल हो गए कि कमलिनी और इसकी अय्यारा ने रोहतासगढ़ किले में पहुंचकर क्या किया। पाठक, शायद आप इस चिट्ठी का मजमून भूल गए होंगे, मगर आप उसे याद करें या पुनः पढ़ जाएं, क्योंकि उसके एक एक शब्द का मतलब इस समय कमलिनी से कुमार पूछना चाहते हैं। कुमार, मैं नहीं कह सकता, और ना मुझे मालूम ही है कि तुम इतनी भलाई मेरे साथ क्यों कर रही हो। तो भी मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस समय मुझे चिंता में डालकर दुख न दोगी, बल्कि जो मैं पूछूंगा उसका ठीक ठीक जवाब दोगी। कमलिनी, आप मेरी तरफ से किसी तरह का बुरा ख्याल न रखें। आज मैं इस बात पर मुस्तैद हूं कि अगर आपको कष्ट न हो, तो रात भर जाग के बहुत कुछ हाल जो अब तक आपको मालूम नहीं है और आपके मतलब का है, आपसे कहूं, और जो जो सवाल आप करें उनका जवाब दूं। कुमार, मुझे तुम्हारे इस कहने से बड़ी खुशी हुई। अच्छा, पहले इस बात का जवाब दो कि तुम्हारी वो अय्यारा जो रोहतासगढ़ में है, और इस चिट्ठी के पढ़ने से जिसका नाम तारा मालूम होता है, रोहतासगढ़ में किस तौर पर है। जहां तक मैं सोचता हूं वो भेष बदल कर नौकरी करती होगी। कमलिनी, नहीं, उसने नौकरी नहीं की, बल्कि वहां इस तौर पर छिपकर रहती है कि वहां के किसी आदमी को उसका पता लग जाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। कुमार, अच्छा, तो उसने ये क्या लिखा है कि किशोरी का आशिक भी यहां मौजूद है? कमलिनी, ये कटाक्ष माधवी के दीवान अग्निदत्त पर है, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से वो किशोरी पर आशिक है। सच्चा आशिक आपकी तरह नहीं है, मगर बेईमान अय्यारों की तरह जरूर आशिक है। कुमार, नहीं नहीं, उसे तो हमारे आदमियों ने गिरफ्तार करके चुनार भेज दिया है। कमलिनी, आपका ये ख्याल गलत है। वो चुनार नहीं पहुंचा। ना मालूम किस तरह उसने अपनी जान बचा ली है। इसका हाल आपको लश्कर में जाने या किसी को चुनारगढ़ भेजने से मालूम होगा।
कुमार, तो क्या वो भी रोहतास गढ़ पहुंच गया? कमलिनी, पहुंच ही गया तभी तो तारा ने लिखा है। कुमार, अच्छा तो ये लाली और कुंदन कौन है? कमलिनी, आपकी और मेरी दुश्मन। इन दोनों को मामूली दुश्मन न समझिएगा। कुमार, इसमें किशोरी के आशिक के बारे में लिखा है कि उसे किशोरी से बहुत कुछ उम्मीद भी है। इसका मतलब क्या है? कमलिनी, सो ठीक अभी मालूम नहीं हुआ। कुमार, ये जवाब तुमने बड़े खुटके का दिया। कमलिनी हंसकर, आप चिंता न करें। किशोरी तन मन धन आपको समर्पण कर चुकी है, वो किसी दूसरे की ना होगी। कुमार, खैर जब खुलासा हाल मालूम ही नहीं तो जो कुछ सोचा जाए मुनासिब है। इसमें लिखा है कि किशोरी ने अभी पूरा धोखा खाया। सो क्या? कमलिनी, इसका भी हाल अभी नहीं मालूम हुआ। शायद आजकल में कोई दूसरी चिट्ठी आवेगी तो मालूम होगा। बल्कि और भी कुछ लिखा है, इशारा ही भर है। असल में क्या बात है सो मैं नहीं कह सकती। कुमार, अच्छा अब मैं तुम्हारा पूरा हाल जानना चाहता हूं और इसी के साथ रोहतास गढ़ में रहने वाली लाली और कुंदन का वृतांत भी तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूं। कमलिनी, मैं सब हाल आपसे कहूंगी और इसके अलावा एक ऐसे भेद की खबर भी आपको दूंगी कि आप खुश हो जाएंगे। मगर इसके लिए आपको 3-4 दिन तक और सब्र करना चाहिए। इसी बीच में तारा भी रोहतास गढ़ से आ जाएगी या मैं खुद उसे बुलवा लूंगी। कुमार, इन सब बातों को जानने के लिए मैं बहुत बेचैन हो रहा हूं। कृपा करके जो कुछ तुम्हें कहना हो अभी कहो। कमलिनी, नहीं नहीं आप जल्दी न करें। मेरा 2-4 दिन के लिए टालना भी आप ही के फायदे के लिए है। आप ये ना समझें कि मैं आपको जानबूझकर यहां अटकाया चाहती हूं। आप यदि मुझ पर भरोसा रखें और मुझे अपना दुश्मन न समझें तो यहां रहें। मैं लौंडियों की तरह आपकी ताबेदारी करने को तैयार हूं। और यदि मुझ पर एतवार न हो तो अपने लश्कर चले जाएं। 4-5 दिन के बाद मैं स्वयं आपसे मिलकर सब हाल कहूंगी। कुमार, बेशक मैं तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें सोचता था और तुम पर विश्वास करना मुनासिब नहीं समझता था। मगर अब तुम्हारी तरफ से मुझे किसी तरह का खुटका नहीं है। तुम्हारी बातों का मेरे दिल पर बड़ा ही असर हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम सिवाय भलाई के मेरे साथ बुराई कभी न करोगी। मैं जरूर यहां रहूंगा और जब तक अपने दिल का शक अच्छी तरह ना मिटा लूंगा ना जाऊंगा। कमलिनी, अहो भाग्य। हंसकर, मगर ताज्जुब नहीं कि इसी बीच में आपके अय्यार लोग यहां पहुंचकर मुझे गिरफ्तार कर लें। कुमार, क्या मजाल। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 5वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।